Dear student, welcome to your channel Physics the Knowledge of Nature. Mind Map Series MST CET 2025. इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है KTG एंड रेडिएशन, इस पर ले रहे हैं। अब देखिए इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या फॉर्मूले या कंसेप्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे, जो MCQs जो रहते हैं उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है जो गैस से रिलेटेड वेरियस लॉज डिस्कस किए हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, उसके बाद चार्ल्स लॉ और गेल-ल्यूसेक लॉ। तो बॉयल्स लॉ में क्या है कि भाई जो प्रेशर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, इसी तरह अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से गेल-ल्यूसेक लॉ में क्या होता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पे जो है ना ये जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट होता है। इस तरह से ये तीनों लॉस को यूज करके सो यूनिवर्सल गैस इक्वेशन या स्टेट इक्वेशन किसे कहेंगे, जिससे जो है गैस की स्टेट रिप्रेजेंट की जाती है, जिससे वेरिएबल से, जिन वेरिएबल से, कौन से वो वेरिएबल, तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखेंगे हम, so that is we are having PV is equal to nRT, so this is we are having universal gas equation, जिसमें R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। अब देखिए ये जो इनके रिलेशन को यूज करके, प्रोपोर्शनलिटी को यूज करके ये बताया, तो उसमें ये n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। गैस कितने मोल है, तो यहाँ पे वो स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे पता करेंगे, तो एक तो फॉर्मूला बनेगा कि भाई मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, मास के हिसाब से, और नीचे क्या लिखेंगे हम, मोलार मास। एक मोल का मास, एक मोल गैस का मास कितना है, अब ऑलरेडी दे दिया, सपोज कि इतना इतना मास है, तो अब कितने मोल गैस है कैसे पता करेंगे, तो उसको उसके मोलार मास से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से। सपोज ये जो है एक और तरीके से लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय Na। तो n ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, टोटल। ये क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक गैस में जितने वो मॉलिक्यूल थे। अब वो कितने मोल है कैसे पता करेंगे, तो हमको एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्वांटिटी 60 है, अब आपको पूछा कि कितने डजन है, तो एक डजन में कितने होते हैं 12, तो उससे डिवाइड करेंगे, एक डजन का जो काउंट होता है। तो ऐसे ही एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एवोगाड्रोस नंबर के बराबर होते हैं, जिसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज वी आर हैविंग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल, और इसी को क्या बोलते हैं, द सेम थिंग इज कॉल्ड एज एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, सबको क्लियर होगा ये कि हम n किस तरह से लिखेंगे, सो दैट विल बी द n। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको जो है ना यही फॉर्मूला आप जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहीं पे लिखते हैं, चलो तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, सो PV इज इक्वल टू, देखो ये स्मॉल n को क्या लिख सकते हैं हम, तो n डिवाइड बाय Na। n डिवाइड बाय Na, और ये हो जाएगा R इंटू टी। सो दिस PV इज इक्वल टू n, ये R डिवाइड बाय Na इंटू टी कर दिया हमने। सो दिस R बाय Na इज कॉल्ड एज वन मोर कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज दिस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb। सो PV इज इक्वल टू, यहां हम लिख सकते हैं ये n Kb इंटू टी, क्या लिख सकते हैं हम, n इंटू Kb इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहे तो Kb के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम R के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। तो फर्क समझ लें, यहाँ पे स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। ठीक है, तो ये जो है दो फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट
जो बिहेवियर ऑफ द गैस है, थोड़ा थ्योरेटिकल जैसे टॉपिक्स है, आइडियल गैस और रियल गैस का थोड़ा सा कंपैरिजन, कब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, तो याद रखिए कंडीशन, ओके, रियल गैस ओके बिहेविंग एज आइडियल गैस, आप यहां पे कंडीशन बोल के लिखे, कंडीशन ओके एट रियल गैस इज बिहेविंग लाइक आइडियल गैस, तो यहां कंडीशन क्या है, लो डेंसिटी, ओके कंडीशन क्या है, दैट इज वी आर हैविंग लो डेंसिटी, देखो कंसेप्टिवली इसको याद रखो, ओके लो डेंसिटी, लो डेंसिटी किस कंडीशन में आएगी, अब ये यहां हम इसको यूज करेंगे जो हमारे पास स्टेट वेरिएबल है, सो देखो अगर प्रेशर कम होगा तो गैस क्या होगा, फैलेगी, मतलब ज्यादा वॉल्यूम लेगी मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, तो एक तो लो प्रेशर, इसी तरह अगर गैस को हीट करें, टेम्परेचर बढ़ाए तो भी गैस फैलेगी, एक्सपैंड करेगी, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, तो ये कंडीशन आती है हाई टेम्परेचर एंड या और आप लिख सकते हैं लो प्रेशर, तो आप इसको याद रखो, थ्योरेटिकल एमसीक्यू इसको बनाकर पूछ सकता है, इवन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट आल्सो, ओके। अब देखो ये चैप्टर जो है ना, पूरा जो पोर्शन है वो नीट के हिसाब से भी है, तो लगभग लेवल जो है ना क्वेश्चन पूछने का एक जैसा है, तो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये आप याद रखो कि हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, तो इसको कैसे याद रखेंगे, लो डेंसिटी से, लो डेंसिटी, डेंसिटी कब होगी, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कब, तो प्रेशर कब कम लगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। सो एनीवे ये डिपेंड करेगा किस कंडीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर अगर ऐसे हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और अगर हमने प्रेशर को कम किया तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। सो यहाँ पे सिंपली लो डेंसिटी से आप उसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कुछ सिंपल से जैसे चीजें हैं कि अभी मीन फ्री पाथ, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है, तो मीन फ्री पाथ क्या है, देखिए जब गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो रैंडम मोशन करेंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में कोलिजन होगा, तो एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के बीच में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे हम जो है फ्री पाथ बोलते हैं, तो ये ऐसे फ्री पाथ का जो एवरेज लेंगे उसको हम क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे, मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ का देखो यहाँ फॉर्मूला आप याद रखो, ये जो है ना यूज हो सकता है, सो मीन फ्री पाथ, इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब देखिए दिस मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू, इसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं, ओके लेम्डा से डिनोट करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई, ओके 1 अपॉन रूट 2 पाई डी, ओके रूट 2 पाई डी एन, सॉरी रूट 2 पाई डी स्क्वायर, और यहाँ पे ये स्मॉल एन, तो ये स्मॉल एन क्या है, तो नंबर डेंसिटी है, इसको अच्छे से समझिए, दो तरीके से फॉर्मूला लिखा जाता है, दोनों तरीके से बता रहा हूं, ओके सो दिस इज वी आर हैविंग नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी, सो किसकी डेंसिटी है, नंबर की, तो नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम से, सो सेम फॉर्मूला विल बिकम नाउ, ओके लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 पाई डी स्क्वायर एन डिवाइड बाय वी, तो यहां पे ये देखो ये हमने लिख दिया ऐसे, सो दिस इज वी आर हैविंग नंबर एंड दिस इज वी आर हैविंग वॉल्यूम, सो नंबर डिवाइड बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी, तो आप जो है कुछ मटेरियल टेक्स्ट में सिंपली ऐसे स्मॉल एन लिखा देख सकते हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ओके फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रहे हैं ना उसको अच्छे से समझा करें, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है ये मोल्स नहीं है, नंबर डेंसिटी है, उसको कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल एन बाय एन, तो कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन दैट वॉल्यूम, ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे डी आया है, व्हाट इज द डी, तो डी को भी अच्छे से याद रखो, ये जो डी है इट इज डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, तो क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा, ओके सिंपली वैल्यू पुट करने का आ जाएगा, लेकिन हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है, ठीक है ना, उसके अंदर के टर्म्स ठीक से क्लियर नहीं रहते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट,
ओके सो अब इसके बाद है जो है मेन पॉइंट जैसे आता है प्रेशर ऑफ द गैस। ओके अगर किसी कंटेनर में हमने गैस रखी है तो वो कंटेनर के वॉल पर कितना प्रेशर लगाती है। चले ये आप पॉज करके कॉपी कर लो, ठीक है। चले नेक्स्ट रब कर देते हैं इसको। तो प्रेशर ऑफ द गैस, अब प्रेशर ऑफ द गैस, और यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आरएमएस ओके वेलोसिटी। दो फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हम जो है ना ये प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, अब इसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा डायरेक्टली ओके आपको याद ही रहेगा P इज इक्वल टू ओके 1/3 यू विल हैव दिस N by V M V स्क्वायर। अच्छा यू विल राइट दिस वन ओके, ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही, एवरेज। सो वी आर हैविंग एवरेज प्रेशर ऑफ द गैस। तो यहाँ पे आप ध्यान दें वी आर राइटिंग फॉर एवरेज प्रेशर। तो यहाँ पे अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, लाइन मत लगाओ, या ऊपर ही मेंशन कर दे कि हम लिख ही रहे हैं एवरेज प्रेशर के लिए। जैसे अगर टेक्स्ट में देखेंगे बोर्ड की तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ऊपर ही लिख दिया कि इट इज द इक्वेशन फॉर एवरेज प्रेशर। तो ये एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने V ले रखा है ना, ये तीनों डायरेक्शन में होती है, ठीक है, तीनों डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पे इसके साथ में आपको VRMS ओके VRMS, तो VRMS का जो फॉर्मूला बनता है अंडर रूट ओके 3RT बाय ये मोलार मास। तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। अब एक और फॉर्मूला होता है, देखो ये जो है ना गैस की RMS स्पीड है ओके, RMS वेलोसिटी बोलते हैं अगर बिना डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वी आर हैविंग ओके RMS वेलोसिटी। तो RMS कैसे लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। पहले स्क्वायर करेंगे, मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूं कि भाई ये आपने स्क्वायर कर लिया, फिर उसका एवरेज ले लिया और फिर उसका रूट ले लिया। सो दिस इज वी आर हैविंग VRMS। ये आपने एवरेज ले लिया ना, एवरेज का ओके स्क्वायर किया फिर एवरेज किया, ऊपर बार है तो उसका अगर रूट ले लिया, इतने का रूट ले लिया तो VRMS हो गई ओके। सो दिस इज वी आर हैविंग। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप समझ ले ओके। पहले स्क्वायर करेंगे तो V स्क्वायर, एवरेज करेंगे मीन, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन, ऊपर लाइन लिख देते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट ये ले लिया। सो दिस इज वी आर हैविंग। ये गैस के लिए दूसरा एक और फॉर्मूला आपको साथ में उसी के बाद नेक्स्ट टेक्स्ट में लिखा है ओके। यहाँ पे स्पीड ऑफ द साउंड है, स्पीड ऑफ द साउंड। तो यहाँ पे गड़बड़ नहीं कर देना कभी ये और वो क्या है, दिस स्पीड ऑफ द साउंड VS V साउंड, चलो ये पूरा लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा RT ओके, गैमा ओके RT बाय M0। ये जो है ये वाला फॉर्मूला, तो ध्यान दें यहाँ 3RT बाय M, यहाँ पे गैमा RT बाय M। ये जो है स्पीड ऑफ द साउंड है, ये क्या है स्पीड ऑफ द सॉरी एवरेज स्पीड ऑफ द सॉरी इट्स नॉट एवरेज, RMS स्पीड ऑफ द गैस है, दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये दोनों भी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें गैमा क्या है ओके, गैमा इज एडियाबेटिक रेशो या इंडेक्स बोलेंगे, दैट इज CP बाय CV। चले इसको आप याद रखें, ठीक है। ये फॉर्मूला आगे भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से अब इसको जो है ना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा ओके। सो दिस PV ओके, इसको अगर हम वर्कआउट करें यहां से, ये इसको वर्कआउट करें, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इधर आगे लेते हैं, ये रब कर देंगे। चलो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन जो है ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम इसके फॉर्म में अगर लिखें तो यहीं से बन जाएगा, आप ये ले लो PV। तो यहां से ये जो फॉर्मूला बनता है ओके, दिस PV इज इक्वल टू ओके, यहां पे आपको आ जाएगा 1/3 ये N M V स्क्वायर बार ओके, V स्क्वायर बार। अब ये जो है यहाँ पे ये जितनी हो रही है दिस इज वी आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ओके, ये क्या बन जा रही है हमको काइनेटिक एनर्जी बन जा रही है। अब ये हाफ MV स्क्वायर यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर दे ओके, ये 1/3 रहने दे, ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। तो चले इसको N भी रहने देते हैं, इनटू ये हमको यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं है तो 2/2 करके आप ये MV स्क्वायर बार कर देंगे। तो देखो ये 2 को इधर ला लो, 2/3 ये N ये MV स्क्वायर बार। तो ये जो है ना सॉरी यहाँ पे क्या छूट गया 1/2 छूट गया, चलो 1/2 ये N M ये V स्क्वायर बार। तो ये N मॉलिक्यूल्स की
तो आप चाहे तो ये n को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ये n इंटू ये 1/2, तो n मॉलिक्यूल्स की, ओके, n मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, ओके, एक मॉलिक्यूल की हाफ mv स्क्वायर, तो n मॉलिक्यूल की n इंटू हाफ mv स्क्वायर, तो इसको अगर हमने लिख दिया ये 2/3 ये, so this is we are having PV, okay, this is we are having PV, so PV is equal to 2/3V। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ओके, तो इसको भी आप याद रखें, ओके। अब यहां से जो है ना, इसी से अब ये PV इज इक्वल टू, ओके, PV हमने अब क्या पढ़ा था, n kb इंटू टी, ओके, हमने सिंस PV इज इक्वल टू n kb इंटू टी पढ़ा था, ठीक है ना, अभी पढ़ा था हमने, ठीक है, R के फॉर्म में nRT और kb के फॉर्म में n kb इंटू टी। तो ये दोनों इक्वेशन को देख लो आप, इन दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ओके, दिस 2/3 E इज इक्वल टू, ओके, n kb इंटू टी, तो 3 को उधर भेज दो और 2 को भी भेज दो, तो दिस E विल बी इक्वल टू, ओके, 3 इंटू 1/2 n kb इंटू टी, ओके, n kb इंटू टी। तो यहाँ पे अगर हमने ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए क्या लिख सकते हैं, चलो इसको इस तरह लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, तो n को इधर ला लो, 3 इंटू 1/2 kb इंटू टी, तो एक मॉलिक्यूल की, ओके, कितनी एनर्जी हो रही है, 3 टाइम्स ऑफ 1/2 kb इंटू टी। देखो मॉलिक्यूल तीनों डायरेक्शन में जा रहा है, ओके, ये जो है हमने काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी देख ली, ठीक है ना, तो x की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, z की डायरेक्शन में, तो हर एक डायरेक्शन में कितनी हो जा रही है, ओके। चलो ये पहले आप पॉज करके कॉपी कर लो, चलिए कर लिया कॉपी, चलो अब देखिए इसी पे से एक लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ओके, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, चले इसको रब कर दो ना ये, ठीक है। चलो अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि हर डायरेक्शन में, ओके, हर एक के लिए, ओके, जो एनर्जी होती है कितनी होती है, 1/2 kb इंटू टी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ओके, काइनेटिक एनर्जी को हमने यहाँ E लिख दिया है, ठीक है ना, सो दैट इज इक्वल टू 1/2, ओके, या चले हम के E लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे 1/2, ओके, m vx स्क्वायर, x की डायरेक्शन वाली m vx स्क्वायर प्लस हाफ m vy स्क्वायर प्लस हाफ m, ओके, vz स्क्वायर। देखो थोड़ा सा यहाँ जो है एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं साथ में, ओके, तो ये जो है ना हर डायरेक्शन में एक, देखो कितनी है, 3 इंटू 1/2 kb, इसका मतलब ये हाफ m vx स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m vy स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m, ये vz स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/2 kb इंटू टी। देखिए ये सबके लिए, इतने सबके लिए ये आ रही है 3 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 1/2 kb इंटू टी, तो हर एक के लिए क्या आ जाएंगे, एक एक के लिए इतना आ जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यही कहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ओके, चलो यहाँ ये लिखते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, थोड़ा याद रहेगा, ठीक है, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। चले उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, तो आपको मिल जाएगा नेक्स्ट टॉपिक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, सिंपल सिंपल क्या समझे भी, एक मॉलिक्यूल जो है कितने डायरेक्शन में, ओके, जो मॉलिक्यूल में एटम रहेंगे, ठीक है ना, वो कितने डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली, ओके, मूव करेगा। अगर हमने सिंगल एटम वाला ले लिया, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो वो x की डायरेक्शन में भी जा सकता है, y की डायरेक्शन में भी जा सकता है, z की डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन हो गई। इसी तरह वाइब्रेटरी मोशन, तो सॉरी रोटेशनल मोशन, तो वो अपने ओन एक्सिस पे घूम सकता है, x की डायरेक्शन में, y भी, और z एक्सिस के अलोंग भी, लेकिन हम उसी को कंसीडर करेंगे, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी कंसीडर करेंगे जब उसकी एनर्जी रिकॉग्नाइजेबल हो, ओके, कंसीडरेबल हो, बहुत ही कम हो, अगर नेग्लिजिबल है तो फिर हम वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम तभी लेंगे जब उसके जो भी, ओके, चाहे वो रोटेट कर रहा हो मॉलिक्यूल, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंसीडरेबल होना चाहिए, ओके। जैसे अगर हमने एटम, एक ही एटम है,
स्फेरिकल शेप, वो अपनी जगह पे घूम रहा है। तो अब इसकी जो एनर्जी होगी आई ओमेगा स्क्वायर होगी, ठीक है ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बहुत कम होगा क्योंकि एटम का साइज ही बहुत कम होता है, समझ में आ रहा है। तो वहां पे आपको जो है जो रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कंसिडरेबल नहीं होगी, ठीक है। तो हम जो है जो काइनेटिक एनर्जी कंसिडरेबल हो वही कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए अरे के हिसाब से आप देख सकते हैं कि भाई मोनो एटॉमिक, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। तो मोनो एटॉमिक सो मोनो एटॉमिक में ओके सिंपली ओके 3 जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, एफ इज इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, मोनो एटॉमिक के लिए। डायटॉमिक, ओके, डायटॉमिक में ये जो है सिंपली यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ओनली ट्रांसलेटरी मोशन, ओके, यहाँ पे सिंपली ट्रांसलेटरी रहेगी, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो F इज इक्वल टू 3 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड, वो आ जाएगा। डायटॉमिक में क्या होगा कि भाई आपको ट्रांसलेटरी ओके प्लस रोटेशनल, तो आपको ट्रांसलेटरी ये 3 मिलेंगे, ओके, ये वाली 3 और ये वाली 2, तो टोटल आ जाएंगे 5, टोटल आ जाएंगे 5। इसके बाद पॉली या ट्राई एटॉमिक ले लेंगे, तो पॉली एटॉमिक, तो इसको आप जो है ना ट्राई एटॉमिक ले सकते हैं, ओके, ट्राई एटॉमिक, ओके, ट्राई एटॉमिक आप ले सकते हैं। तो ट्राई एटॉमिक में क्या हो जाएगा, ओके, यू मे टेक दिस वन, ओके। अब यहाँ पर ओके ट्राई एटॉमिक के लिए आप लेंगे, सो हियर विल गेट ओके ट्रांसलेटरी के लिए भी 3 आएंगे और रोटेशनल के लिए भी 3 आएंगे, सो टोटल 6, ओके, टोटल 6 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो भी हमने लिखा है, ओके, जो भी हमने लिखा है, तो ट्रांसलेटरी की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई जो काइनेटिक जो एनर्जी होगी, ओके, दैट एनर्जी विल बी, जो एनर्जी हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, ओके, रोटेशनल। अब क्या होता है अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वाइब्रेशन भी आ सकते हैं, सो एट हाई टेम्परेचर, ओके, हाई टेम्परेचर, या ऐसा भी बोला गया कि नॉन रिजिड, ओके, नॉन रिजिड मतलब वो वाइब्रेट हो सकते हैं, रिजिड बोला तो सिंपली हमने जो है वाइब्रेशन लेना ही नहीं है, अब ये ध्यान रखें। सो एट हाई टेम्परेचर क्या लेंगे हम, तो यहाँ पे 2 ओके मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहां पे क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू के ई ट्रांसलेटरी प्लस के ई रोटेशनल प्लस के ई आपको वाइब्रेशन, ओके, वाइब्रेशन, ओके, आपको वाइब्रेशन वाली मिलेगी। अब इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, तो यहां पर ये जो वाइब्रेशन है काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन, तो ये आपको सॉरी ये एनर्जी वाइब्रेशन वाली एनर्जी, तो इसमें जो है ना साथ में आप जो है टर्म्स जो भी रहेंगे, एक काइनेटिक एनर्जी वाला आएगा और एक जो है पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाइब्रेशन वाली रहेगी, तो हाफ m ये v स्क्वायर या u स्क्वायर स्मॉल u, ओके। इसके बाद आप जो है ना साथ में हाफ के r स्क्वायर, तो ये जो है आपका जो है काइनेटिक वाला टर्म और ये पोटेंशियल वाला टर्म, तो ये इसकी वजह से इन दोनों की वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो जाएंगे, इसको याद रखें, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, इंपॉर्टेंट थिंग। 2 एक्स्ट्रा कंसीडर करने हैं, मतलब क्या होगा अगर मोनो एटॉमिक ले रहे हैं तो इसमें +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, तो ये किसके लिए है, ओके, ये किसके लिए आ रहे हैं, सो दिस इज फॉर वाइब्रेशन, ओके, दिस इज फॉर वाइब्रेशन, ओके। चलिए आप इसको पॉज करके कॉपी करो, ओके, सो चलिए आपने कॉपी कर लिया। चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए नेक्स्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, मेयर रिलेशन। तो मेयर रिलेशन सिंपली यू नो दैट, ओके, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है Cp एंड Cv एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट ओके वॉल्यूम, तो मेयर्स रिलेशन, ओके, सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे, ओके, मेयर्स रिलेशन। तो मेयर्स रिलेशन आप सिंपली याद रख लें, ओके, मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन।
तो यहाँ पे दिस Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए जो Cp और Cv है, दिस आर Cp एंड Cv स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। R बाई जे लिखेंगे तो वो मैकेनिकल जो है इक्विवेलेंट रहेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके, कि अगर हम इसको Cp minus Cv is equal to R by J. So where J is the mechanical equivalent, mechanical equivalent, ठीक है। एक और तरीके से इसको लिखा जाता है, ओके, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको, तो जिसको हम ये जो ना एकदम छोटे लिखते हैं Cp और ये Cv, ये स्मॉल लिखते हैं, या और Sp एंड Sv ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो दिस विल बी, ओके, Sp माइनस Sv इज इक्वल टू R डिवाइड बाय ये जो मोलार मास, ओके, हम जो है सॉरी मोलार मास है, सॉरी, तो ये जो है हम लिखेंगे, तो इसको आप ये छोटा Cp Cv भी लिख सकते हैं या Sp माइनस Sv, तो ये जो है आप ये जो है यूज कर सकते हैं। सो ये जो है हमने Cp और Cv से रिलेटेड, और जो अभी हमने एडियाबैटिक इंडेक्स पढ़ा था, ओके, Cp बाई Cv इज इक्वल टू गैमा, तो ये एक रिलेशन साथ में याद रख ले। तो Cp और Cv के दो रिलेशन आपको सिंपल याद रखना है, एक Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, और दूसरा जो है एडियाबैटिक इंडेक्स गैमा इज इक्वल टू Cp बाय Cv। अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं Cp Cv, ये सबको आपको जो है ना, ये जो मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉलीएटॉमिक है, इनके लिए याद रखना है, इनके लिए याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम एनर्जी की बात करेंगे, अच्छा Cv और Cp दोनों पहले बता देता हूँ डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्म में, तो Cv इज इक्वल टू, ओके, 1/2 FR, और ये Cp हो जाएगा, ओके, अब ये इससे आप ये कर सकते हैं, ओके, Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R प्लस, ओके, 1/2 FR, तो आप R कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस F/2 इंटू R, तो ये आपका Cp हो गया। अगर आप गैमा के लिए करेंगे तो क्या लिखेंगे, गैमा इज इक्वल टू Cp है 1 प्लस F/2 इंटू R डिवाइड बाय, ओके, यू विल गेट, ओके, 1/2, ओके, FR, तो R और R कैंसल, यू विल गेट 1 प्लस F/2 डिवाइड बाय F/2, तो ये आपको रिलेशन। अब इस पर से, ओके, अब यहाँ पे हर एक के लिए वर्कआउट नहीं करेंगे, अब आपको प्रैक्टिस करना है कि अगर मोनो एटॉमिक बोलेगा तो F की वैल्यू 3 लेके सबको वर्कआउट करेंगे, इसी तरह से अगर डायटॉमिक बोलेगा, ओके, तो हम जो है F इज इक्वल टू 5 ले लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, पॉलीएटॉमिक बोलेगा या ट्राइएटॉमिक ले लेंगे तो F इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पर उसने वाइब्रेशन के साथ बोला है तो फिर सब में दो दो ऐड करके ले लेंगे, जैसे मोनो एटॉमिक है तो आप 3 नहीं लेंगे 5 लेंगे, ठीक है, इस तरह से आप ये वर्कआउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे साथ में जो है एनर्जी के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल चलो एक वर्कआउट करके बताएंगे, ये आप पॉज करके कॉपी करो, गैमा की वैल्यू जो किसी एक के लिए वर्कआउट करेंगे, चलिए कर लिया आपने कॉपी। चलो अब देखो गैमा के लिए करेंगे, तो गैमा की वैल्यू देख लीजिए आप, अगर हम गैमा की वैल्यू, ओके, फॉर मोनो एटॉमिक, सो मोनो एटॉमिक के लिए F की वैल्यू 3, तो रख दो यहाँ पे 1 प्लस 3/2 डिवाइड बाय 3/2, अब इसको वर्कआउट कर लो तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा, ओके, ये 1 सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 3/, ओके, 2, ये 3/2, 2 कैंसल, 5/3, ओके, 5/3 दैट विल बी। इसी तरह डायटॉमिक के लिए करें आप 7/5 आ जाएगा, इसी तरह ट्राइएटॉमिक के लिए 4/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हर एक के लिए ये करने आना चाहिए, ओके। अगर यही, ओके, फॉर मोनो एटॉमिक, अगर उसने बोला फॉर मोनो एटॉमिक विथ वाइब्रेशन, ओके, विथ वाइब्रेशन या हाई टेम्परेचर दे दिया, हाई टेम्परेचर दे दिया, तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू 5 लेके सॉल्व करेंगे, तो गैमा को आप जो है ना 1 प्लस 5/2 डिवाइड बाय 5/2 आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट इसमें एक पॉइंट और पढ़ते हैं, चलो इसको मैं रब करता हूँ ये वाले को,
अब जो एनर्जी होती है, ओके, सो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनता है, ओके, 1/2 FRT, क्या बनता है? 1/2 FRT, आपने पढ़ रखा है, ठीक है, जस्ट रिवाइज के तौर पे एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता 1/2 FRT। अब देखिए ये जो है, ओके, सिंपली ये एक मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब अगर हमने यहाँ पे ये लिख दिया दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर इसको हमने लिखा कि फॉर वन मोल, एक मोल की कितनी होगी, सो E विल बी इक्वल टू वन मॉलिक्यूल की इतनी, तो वन मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम Na से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो Na इनटू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल 1/2 FRT। इसी तरह से ये भी पूछ सकता है कि n मोल के लिए बता दो, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर n मोल, तो n मोल के लिए क्या करेंगे भी, एक मोल की जितनी एनर्जी है उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, सो सिंपली हियर यू विल गेट E इज इक्वल टू ओके n इंटू Na 1/2 FRT। तो ये आपको हो गई n मोल के लिए, आप चाहे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, केबी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ओके, या ऐसा भी रख सकते हैं, ठीक है, तो जो भी दूसरे फॉर्म है, ओके, इसको मास के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वी आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल, वन मोल एंड n मोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन है वो क्या है, तो वो है रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट हम जो है रेडिएशन की तरफ बढ़ते हैं। सो रेडिएशन, तो रेडिएशन में देखिए, अगर एक सरफेस हमने बता दी और यहाँ पे ये रेडिएशन ऐसे फॉल हो रही है, तो क्या हो सकता है भी, रेडिएशन का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो सकता है, कुछ हिस्सा जो है ट्रांसमिट भी हो सकता है। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो हो सकता है कि भाई इसमें कुछ एब्जॉर्ब हो जाए, ये कुछ ऐसे चली जाए, ये रिफ्लेक्ट होके, और ये कुछ ट्रांसमिट हो जाए, और कुछ ये इसी में एब्जॉर्ब हो जाए, ओके। तो अगर हम ये मान ले कि भी ये टोटल जो एनर्जी या रेडिएशन वो Q है, और रिफ्लेक्ट होने वाली ओके QR है, और ये एब्जॉर्ब होने वाली QA है, और ट्रांसमिट होने वाली QT है, तो यहाँ पे ओके थ्री कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ओके, जिसको A से डिनोट करते हैं। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ ओके रिफ्लेक्शन, इसी तरह से ये इसको हम जो है R से डिनोट करते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ ओके ट्रांसमिशन, इसको T से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें, चले आप वो कॉपी कर लिया है उधर का, तो हम उसको रब कर देते हैं, ठीक है, चलो ये इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, देखिए जो फॉर्मूला बनेगा या इक्वेशन जो आएगी वो किस तरह की आएगी, ओके। तो ये जो है हम जो है ये QA प्लस QT प्लस QR, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रेडिएशन के बराबर हो जाएगा। इन तीनों हिस्सों को हमने मिला दिया। अच्छा, इस इक्वेशन को अगर Q से मल्टीप्लाई कर ले, तो QA बाई Q प्लस QT बाय ओके Q प्लस QR बाय ये Q, दैट इज इक्वल टू Q बाय Q, तो ये 1 हो जाएगा। सो दिस इज द रेशियो वी आर हैविंग, absorbed part of the radiation divided by total radiation, इसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, तो दैट इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों चीजें आपको याद रहना चाहिए। ये जो हमने लिखा है, दिस इज वी आर हैविंग A, दिस इज वी आर हैविंग T एंड दिस इज वी आर हैविंग R, आप इंडिविजुअल फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो है रेडिएशन जब किसी सरफेस पे फॉल होगी तो उससे रिलेटेड क्या जो है आपको टर्म्स रहेंगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो इंटरैक्शन ऑफ थर्मल रेडिएशन मैटर, ओके सॉरी ये देख लिया हमने। अच्छा, इसमें दो चीजें और है, देखो बोर्ड की बुक में आपको डायथर्मनस और एथर्मनस, ये दो मटेरियल के बारे में बोला है। सो डायथर्मनस क्या है, ओके, डायथर्मनस और एथर्मनस ये ऐसे मटेरियल है, ओके, डायथर्मनस ऐसे जो बिल्कुल जिससे रेडिएशन पास हो जाएगी, रेडिएशन ट्रांसमिटेड,
ओके, रेडिएशन ट्रांसमिटेड। ओके, तो ये जो है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि दे आर, ये जो है ना, दे आर नॉट गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर, दे आर गुड ट्रांसमीटर। तो एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं आपको। तो ये ग्लास या कॉर्ड्स, ये जो है ना बेस्ट एग्जाम्पल है, आप उसमें देख सकते हो। ओके, सो आप ये जो है, या गैसेस की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस भी आप ले सकते हैं। तो लेकिन मटेरियल अगर देख लेंगे हम, ये जैसे ग्लास इजीली समझ में आ जाता। एथरमनस, तो ये जो है ना, देखो दे आर गुड ट्रांसमीटर, गुड ट्रांसमीटर। तो गुड ट्रांसमीटर बोले तो अब ये समझ जाना आपके, दे आर नॉट, ओके, दे आर बैड रिफ्लेक्टर एंड बैड ऑब्जर्वर। अभी एथरमनस क्या है, सो इसमें से इजीली ट्रांसमिट नहीं होते, बैड ट्रांसमीटर। ओके, इसमें से, ओके, रेडिएशन आर नॉट ट्रांसमिटिंग, रेडिएशन आर नॉट पासिंग, ओके, आर नॉट पासिंग। तो ये जो है क्लियरली दे दिया है, ठीक है। तो अब ये इसमें से इजीली पास नहीं होते, तो आप जो है ना, जैसे मटेरियल आप लकड़ी ले सकते हो, वुड, या आप जो कोई मेटल बता सकते हैं, जैसे कॉपर, एग्जाम्पल दिया टेक्स्ट में कॉपर, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आप वुड एंड ये कॉपर, ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो आप ये भी याद रखें कि एमसीक्यू इसके ऊपर दे सकता है। चलिए अब इसके आगे जो है चलेंगे। सो नेक्स्ट अब आता है ब्लैक बॉडी। चले आप इसको पॉज करके कॉपी कर ले। ओके, चलिए तो ये रब कर देते हैं हम, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो उसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है, ओके, फेरीज ब्लैक बॉडी। ओके, चलिए सो हेडिंग लगा दे यहां पर, ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ओके, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो इसमें आपको फेरीज, फेरीज ब्लैक बॉडी, ओके, ब्लैक बॉडी। तो किसे कहते हैं ब्लैक बॉडी? ऐसी बॉडी जो ऑलमोस्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ऑलमोस्ट। ओके, तो अब देखिए आइडियली 100%, लेकिन प्रैक्टिकली 100% नहीं होता। तो सबसे ज्यादा कौन मतलब जो है ना एब्जॉर्प्शन को, सॉरी, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो ये होता है लैंप ब्लैक। जो टेक्स्ट में दिया वही बता रहा हूं मैं। ओके, लैंप ब्लैक 97% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं लैंप ब्लैक, एग्जाम्पल जो टेक्स्ट में दे रखा है लैंप ब्लैक, ये जो है 97%, ओके, 97% जो है देता है, ठीक है। सो ये जो है लैंप ब्लैक या प्लैटिनम ब्लैक, दो नाम दे रखे, दोनों भी याद रखो, लैंप ब्लैक और प्लैटिनम ब्लैक। ओके, प्लैटिनम ब्लैक, तो ये याद रखें 97। अब क्या होगा कि भाई 100% तो नहीं है, तो फेरी ने क्या किया, एक ब्लैक बॉडी बना दी, ये इस तरह से, ठीक है। यहां से एक जो है जाने के लिए स्पेस रखा है, ये इस तरह से तो ये रेडिएशन अगर ऐसे आ रही है, तो ये जो है अंदर से पूरा लैंप ब्लैक है सपोज, तो क्या करेगा वो, ओके, ये 97% एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन 3% का चांस है ना कि भी रिफ्लेक्ट हो जाए, तो 3% रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, यहाँ टकराएगा। फिर ये जो 3% रिफ्लेक्ट हुआ था यहाँ पे, उसका 97% एब्जॉर्ब हो जाएगा, फिर उसमें का बचा हुआ। तो इस तरह से अंदर बार बार जो है वो जो हिट करके या रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे वो एब्जॉर्ब होते रहेगा। तो ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भी 99.9% तक जो है ये जो है एब्जॉर्ब कर लेगी। फेरिस ब्लैक बॉडी क्या करेगी, जैसे आइडियल ब्लैक बॉडी होगी उस तरह से रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसके बाद जो है इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन, अगर कोई बॉडी ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करी तो वो इमिट भी करेगी। ओके, अगर वो एब्जॉर्ब करेगी तो किसी बॉडी ने रेडिएशन को एब्जॉर्ब की तो वो इमिट भी करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो रेडिएशन, रेडिएंट पावर वर्ड यूज किया है, रेडिएंट पावर, ठीक है। चले इधर का रब कर दें हम, ओके, चलो। तो यहाँ पे इमिशन ऑफ, ओके, हीट रेडिएशन। नेक्स्ट आपको ऐसा दिया, इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। अगर एब्जॉर्ब की तो ही एमिट करेंगे, याद रखें। अब देखिए इसमें एक दो पॉइंट जो है ना अच्छे से समझ ले। एक फॉर्मूला दिया है रेडिएंट पावर, रेडिएंट पावर,
तो ये एक्चुअली पावर नहीं है, इसको पावर यहां देख के नहीं, दिस इज वी आर हैविंग इंटेंसिटी, ये क्या है, इंटेंसिटी है। ओके, तो इसको आर से डिनोट किया गया। सो दिस आर विल बी इक्वल टू, इंटेंसिटी क्या होती है, ओके, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, तो एनर्जी क्या है यहाँ, रेडिएशन, तो रेडिएशन हमने क्यू मान लिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो दिस इज द फॉर्मूला, तो इसीलिए बोला मैं ये इट इज इंटेंसिटी, ओके, इट इज नॉट द पावर। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना चाहिए, इसकी यूनिट और डायमेंशन भी पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा टर्म, कोफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी, इमिशन की बात हो रही है, तो इमिसिविटी क्या है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ इमिशन, ओके, या सिंपली उसको क्या लिखेंगे, इमिसिविटी, इमिसिविटी। तो इमिसिविटी क्या है, रेडिएंट पावर ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाय रेडिएंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। तो इट्स अ रेशियो, इट्स अ रेशियो ऑफ रेडिएंट पावर ऑफ एनी बॉडी टू रेडिएंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये रेडिएंट पावर एनी बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी की है। तो इससे क्या समझ में आ रहा कि इमिसिविटी ब्लैक बॉडी की कितनी होगी, ये एनी बॉडी की जगह भी ब्लैक बॉडी रहेगी तो आरबी बाय आरबी 1 आ जाएगा। तो इसको भी आप याद रखें, इसको एमसीक्यू पूछ सकता है। फॉर ब्लैक बॉडी E विल बी इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए इमिसिविटी भी देख लिया। अब इससे रिलेटेड एक लॉ जो है डिस्कस किया हुआ है, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, चलिए इसको हम रब करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन, चले अब क्या कहता है कि किरचॉफ्स लॉ, चले यहाँ पे हेडिंग छोटी सी लगा दो। देखो यहाँ पे अब जस्ट फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ओके, सिंपल, जो सब्सटेंस या बॉडी ओके गुड एब्जॉर्बर है, सो दैट विल बी गुड इमिटर ऑल्सो। तो ऐसा वर्ड सिंपली जो है ना एक स्टेटमेंट यूज किया हुआ है, ओके, दोज आर गुड एब्जॉर्बर, ओके, दोज आर गुड इमिटर ऑल्सो। तो सिंपली यहाँ पे ये जो है E इज इक्वल टू ए, ये रिलेशन, E इज इक्वल टू ए वाला, ये वाला रिलेशन। दूसरे तरीके से और एक बताया है कि भाई जो रेडिएंट पावर डिवाइड ऑफ एनी बॉडी डिवाइड बाय रेडिएंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी दैट इज इक्वल टू ए, ये एक फॉर्मूला। तो दो तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, एक से E इज इक्वल टू ए आएगा, दूसरे से R बाय आर बी इज इक्वल टू ए, ये दो चीजें बताइए। ठीक है, तो ये है आपका किरचॉफ्स लॉ। तो ये जो है आपको दोनों इक्वेशन आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद जो है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, चलिए ये भी हो गया है, देख ले आप, ये बता देंगे आपने पॉज करके कॉपी कर लिया तो ठीक है। चलो अब देखिए यहां पर लास्ट, ओके, 2 पॉइंट बचे हैं बस। ओके, सो यहां पे सबसे पहले अभी हम ये जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ग्राफ जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ है। तो यहां पे स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेक्ट्रल distribution, okay, spectral distribution of black body radiations, of black body radiations। तो आपने जो है ना ये इस तरह का ग्राफ पढ़ा होगा, हियर वी आर हैविंग लैम्डा एंड हियर वी आर हैविंग इंटेंसिटी, या इसको जो है ना रेडिएंट पावर, क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज वी आर हैविंग रेडिएंट पावर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो वेवलेंथ होती है मैक्सिमम, जहां पे इंटेंसिटी आती है वो कम होती है। अच्छे से समझे, देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, यहां पे हमें छोटा सा देखो ये ऐसे, ये इस तरह से, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, ये मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यहाँ पे देखे कि ये जो है ना टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर T2, ये टेम्परेचर T3, सो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, इस तरह का जो है यहाँ पे सिचुएशन है। तो अगर यहाँ पर ओके जैसे टेक्स्ट के अंदर वैल्यू दे दिया, पहले वाले पे दिया देखो लगभग, ओके, इट इज 3000 केल्विन, फिर 4000 केल्विन, फिर 5000 केल्विन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है ये ग्राफ आगे की तरफ सरक रहा है, और ये जो इंटेंसिटी जहाँ पे मैक्सिमम आ रही है, तो देखो ये वेवलेंथ क्या होती जा रही, कम होते जा रही। यहाँ पे T1 पे, ये T2 पे, ये T3,
जब टेम्परेचर सबसे ज्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम है। तो इसी को वेन ने ओके अपना एक लॉ बता दिया, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है ये? सो ये जो लेम्डा मैक्स है, ओके, लेम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात नहीं हो रही, वेवलेंथ जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी हो या मैक्सिमम रेडियंट पावर हो, ऐसा समझे। वेवलेंथ मैक्सिमम नहीं। आप बोलेंगे सर इधर कैसे मैक्सिमम हो रही? हम वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी पे या मैक्सिमम रेडियंट पावर पे ले रहे हैं। ओके, तो ये जो है इसको अगर हमने कांस्टेंट यूज कर लिया, सो दिस विल बी इक्वल टू ओके लेम्डा मैक्स इनटू टी is equal to okay we are having B, sorry, so B is Wehn's constant, Wehn's constant। तो ये कितना होता है? सो B की वैल्यू 2 पॉइंट ओके लगभग 3 के होती है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस ओके 3 सॉरी मीटर कैल्विन। ओके कितनी होती है? मीटर कैल्विन। और एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो 2.897 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर कैल्विन। ओके मिली कैल्विन नहीं है, मीटर कैल्विन। देखो यहाँ पे वेवलेंथ फिर सॉरी टेम्परेचर। सो ये जो है इसकी वैल्यू, तो इसको याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट है ओके वेन डिस्प्लेसमेंट। ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया। ओके ये कंसेप्ट याद रखो कि भाई जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ पे आएगी वो डिक्रीज होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ पे आएगी वो डिक्रीज होगी। इसी को वेन्स ने अपने लॉ में बता दिया। चलो अब सबसे आखिर में आता है ओके स्टीफन बोल्ट्जमैन्स लॉ। चलो इसको मैं रब कर देता हूं। चलिए लास्ट पॉइंट ओके इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चले तो हेडिंग लगा देंगे हम स्टीफन बोल्ट्जमैन ओके बोल्ट्जमैन लॉ। ओके तो पहले स्टीफन ने लॉ दिया था, फिर जो है उसको मॉडिफाई किया गया तो स्टीफन बोल्ट्जमैन दोनों के नाम से दिया। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, इस तरह से। तो क्या बोला था स्टीफन ने? ओके कि जो रेडिएंट पावर होती है ओके रेडिएंट पावर मतलब इंटेंसिटी, रेडिएंट पावर दैट इज वी आर हैविंग R, इट इज प्रोपोर्शनल टू ओके T की पावर 4 जो बॉडी का टेम्परेचर है ओके उसकी पावर 4। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। तो ये जो सिग्मा है दिस इज स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट। अब देखो इसकी आपको यूनिट एंड डायमेंशन ये दोनों पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके ये जो है पूछा है ओके तो आपको ये पता रहना चाहिए। जैसे इसका जो वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ठीक है। तो यूनिट और डायमेंशन दोनों भी आप इसका जो है ना इससे निकाल सकते हैं। देखो ये इधर जो है ना इंटेंसिटी, इधर जो है टेम्परेचर, तो उससे आप जो है वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो है ना ये ब्लैक बॉडी के हिसाब से यही फॉर्मूला फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी बॉडी ओके R इज इक्वल टू E सिग्मा T की पावर 4। ओके अगर यहां पर ये रेडिएंट पावर जो कि इंटेंसिटी है इसके बजाय अगर पावर दे दिया ओके सिंपली पावर ओके इसके बजाय अगर ऐसा दे दिया सो दिस इज वी आर हैविंग Q अपॉन AT इज इक्वल टू ये E सिग्मा T की पावर 4। तो ये आप जो है ना ये Q बाई T ओके Q बाई T क्या हो जाती? पावर हो जाती, A को उधर भेज सकते। तो ये जो है ना पावर P इज इक्वल टू सिग्मा A T की पावर 4, ये जो है ब्लैक बॉडी के लिए, और ये E लगा दिए तो किसी भी बॉडी के लिए आ सकती है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन के अंदर रेडिएंट पावर बोला है या इंटेंसिटी बोला है या सिंपली पावर बोला है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूले में माइनर चेंज आ सकता है, ठीक है। चले अब जो है आते हैं बोल्ट्जमैन पर। ओके चलिए इधर का हो गया सभी का ओके जस्ट एंड वाला पॉइंट है ओके लास्ट। चलो इसको रब कर देते। तो बोल्ट्जमैन ने क्या मॉडिफिकेशन किया है? ओके बोल्ट्जमैन ने ओके ये बोला है कि भाई ये जो रेडिएंट पावर होती है ओके रेडिएंट पावर इज प्रोपोर्शनल टू ये जो T की पावर 4 है ओके बॉडी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो इन माइनस T0 की पावर 4 ओके। तो T0 क्या है? सो दिस इज सराउंडिंग टेम्परेचर, ये किसका टेम्परेचर है?
सो दिस इज वी आर हैविंग सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब बस लिख दो आप R इज इक्वल टू सिग्मा, ये T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो ये हो गया ब्लैक बॉडी के लिए। ये किसके लिए होगा? ब्लैक बॉडी। फॉर एनी बॉडी, ओके, फॉर एनी बॉडी तो ये हो जाएगा R इज इक्वल टू ई सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो ये आपके पास लास्ट स्टेटमेंट। तो यहां पे हमारा जो है ना ये सारी चीजें, ओके, लास्ट पॉइंट ये जो था, ओके, कि बोल्ट्जमैन ने किस तरह से जो है स्टीफन का लॉ मॉडिफाई किया। सो R इज इक्वल टू सिग्मा ई सिग्मा इन टू T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो यहाँ पे जो है ना ये जो रेडिएशन वाला पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने जो है ये जो माइंड मैप सीरीज है इसमें, ओके, केटीजी एंड रेडिएशन, ओके, एमएसटी सीईटी के हिसाब से कंप्लीटली इसको हमने रिवाइज कर लिया। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।